नमस्कार। आज अपने चैनल में जो शख्सियत उपस्थित हैं ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बरसों से अकेंचन की दुनिया में कार्य कर रहे हैं और बिहार में खासकर जो आज एनजीओ अस्तित्व में दिखाई देता है उसके प्रेरणा स्रोत पंडित संजय कुमार झा जी हैं। संजय झा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की थी एनजीओ वालों को एक गाइडलाइन देने का, और इन्होंने एनजीओ हेल्पलाइन बोलकर एक ऑर्गेनाइजेशन भी प्रारंभ किया था। लगभग आज 25 साल हो गए उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हुए और इन्होंने कई एनजीओ को मार्गदर्शन दिया और उन्हें एस्टेब्लिश किया। लेकिन वर्तमान समय में भारत सरकार का जो एनजीओ के प्रति रवैया है, इससे मैं इनका ओपिनियन जानने के लिए सर को कष्ट दिया हूं। सर, वर्तमान समय में जो भारत सरकार एनजीओ के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है, खासकर इनकम टैक्स को लेकर, अभी जो नया फॉर्म आया है 10BB, इस फॉर्म को देखने के बाद तो लगता है कि इनकी मंशा एनजीओ को समाप्त करने की है। आप हमारे दर्शकों को बताएं। एनजीओ एक लघु संगठन होता है, समुदाय बेस्ड एक संगठन होता है जो गांव में सुदूर क्षेत्रों में होते हैं, और इतने छोटे संगठनों को इनकम टैक्स के जो प्रावधान है, कानूनी प्रावधान के जाल में अगर उलझा देंगे तो आखिर वो लोग काम कहाँ करेंगे। कंसल्टेंट खोजते फिर रहे हैं। और रहा जो अभी आप कह रहे हैं 10BB तो ऐसा डिफिकल्ट फॉर्म बना दिया है कि चार्टर अकाउंटेंट भी कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, आप जाइए, आप 20,000 रुपया लेंगे। स्थिति ये है कि लॉ को दिन प्रतिदिन कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। एनजीओ से तो सब कुछ छीन लिया एनजीओ से। ना, ये नहीं कह रहे हैं कि एफसीआरए के फंड का दुरुपयोग नहीं हुआ है। इंडिया में खूब दुरुपयोग हुआ है, उसको कम करना अच्छी ही बात है। लेकिन साथ साथ जैसे गेहूं में घून पीस दिया जाता है, उसी तरह से जो छोटे मोटे एनजीओ थे जो अपना काम कर रहे थे, उन लोगों को भी कुछ जो अवैध रूप से दुरुपयोग कर रहे थे संस्था एफसीआरए लॉ का, तो उन लोगों को कड़ा कर दिया गया। लेकिन गाज तो सारे एनजीओ पर गिर गया और सारे एनजीओ कानूनी उलझन में फंस गए। अब आप देखिए 10BB, उसमें कितना डिटेल दिया। हमें किताब लेके बैठे हैं, आप किताब में देखिए इसमें कितना डिटेल दिया है। हमारे सीए लोग भी 10BB फॉर्म देख के डर गए हैं। इसमें 10BB फॉर्म भरने में अब कहता है कि अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 10B भरेंगे, अब 5 करोड़ से नीचे है तो 10BB भरेंगे। तो अब 10BB भरने के लिए बैलेंस शीट चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट चाहिए। पहला पार्ट जो उनका है वो जनरल इन्फॉर्मेशन है। जनरल इन्फॉर्मेशन मांग लिए, वही नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, असेसमेंट ईयर। दूसरा जो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम के एप्लीकेशन के बारे में पहुंच पड़ते हैं। इसमें 15% फंड जो है सो एक्यूमुलेट हो जाता है और 85% अगर खर्चा कर दिए तो टैक्स बिल नील होता है। तो खैर वो सब बात आ ही रहा है। फिर अदर इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट वगैरह का, इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह का डिटेल मांगते हैं। अभी 10B और 10BB फॉर्म में जो है सो क्या अंतर है, तो वो सबसे बड़ा अंतर ये है कि 10B फॉर्म जो है सो 5 करोड़ से ऊपर वाले का टर्नओवर जिनका है उनको भरना है, और 10BB जो है तो 5 करोड़ के नीचे भरना है। और डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन जो इसमें कंपनी, हाँ, वो सब तो फॉर्मेट में दिया हुआ है, सब जी, वो फॉर्मेट में दिया हुआ है।
तो सर डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन तो कंपनी के लिए एप्लीकेबल हुआ करता था। डायरेक्टर मीन्स कि अगर कंपनी ट्रस्टी, डायरेक्टर मीन्स ट्रस्टी हुआ या एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हुआ। तो इसमें बहुत से सर जो सोसाइटी चलती है जिसमें मेंबर के पास पैन नहीं होता है, आधार नहीं होता है, ये अब जरूरी हो गया। वैसे मेंबर तो सोसाइटी से बाहर हो जाएंगे। अब तो संस्थाओं को उसी मेंबर को रखना पड़ेगा जिनके पास पैन, आधार और जो ITR फाइल करते होंगे। नहीं तो बिना फाइल किए हुए वाले को अगर हम सोसाइटी में रखते हैं तो कल को इनकम टैक्स तो उस पर नोटिस भेजेगा ही भेजेगा। और भी तो बहुत बात है ना कि अगर आप 10BB में रजिस्ट्रेशन लेकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपका NGO का रजिस्ट्रेशन का। आपको तो फिर ITR 5 फाइल कीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कह के आपको ट्रीट करेगा। उसमें क्या होगा, उसमें जितना खर्चा है उसको मान भी नहीं करेगा, इनकम को मान देगा और फ्लैट रेट से जो है सो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगा देगा। जी जी। तो NGO वालों के लिए बहुत ही विकट हो गया क्योंकि तो ये लोग इतना प्रॉम्प्ट नहीं है, अब इन लोगों को इतना मालूम नहीं है कि डेट जैसे कि एक्यूमुलेट होता है तो उसके लिए प्री जो है सो लेना पड़ता है ऑथराइजेशन। तो अब वो ऑथराइजेशन लेने के लिए अगस्त तक उसको इनकम टैक्स में अप्लाई करना है। लोगों को मालूम नहीं है ये सब रेगुलेशन सब, और जानते नहीं है। तो बहुत तरह की बातें हैं, तो किताब में तो लिख कर थ्योरी बना दिया है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, और जानकारी है भी तो आधी अधूरी है। डिटेल में चाहिए कि फॉर्म 10BB कैसे भरें। अब तो सीधा बात करिए, अगर आप NGO हैं तो 10BB में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और उसको भरिए। और रहे आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं तो वो तो 1023C में एग्जाम्प्ट ही हैं आप लोग, तो उन लोगों को भरने आया काम नहीं। यही सब विशेष बात इसमें दिया हुआ है। और क्या कहना चाहते हैं बताइए। ये तो लेंथ है, जो 10BB फॉर्म है उसमें बहुत सारा फील्ड दिया हुआ है, अब उसको भरना है। कुछ टेक्निकल है, लोगों को भरने में दिक्कत होगी। इन्फॉर्मेटरी है तो इन्फॉर्मेशन जुटाना पड़ेगा क्लाइंट से, और उतना इन्फॉर्मेशन उनके पास में है नहीं। तो एक अवेयरनेस हम एक बना करके कि सेक्शन 10B एंड 10BB उसको एकदम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। आपने कहा तो लिख करके हम भेजते हैं, आप भी उसको पब्लिक में अवेयरनेस के लिए घुमा दीजिए। सर ये तो आप अपने तरफ से कर देंगे, लेकिन भारत सरकार जो इस फॉर्म को इम्प्लीमेंट किया, क्या उसको पहले से जागरूक नहीं करवाना चाहिए था? भारत सरकार अगर इतना सोचती तो किसान का बिल ला के थोप देती है। पहले विचार विमर्श करना चाहिए। भारत सरकार कुछ अहंकार में है, वो सोचती हम सरकार है, हम कहे ला पूछो किसी से पूछें, जबकि गवर्नेंस का ही तरीका नहीं है। यही बात और क्या कहें। तो ये इन लोगों की जो मंशा चल रही है, जितना ज़्यादा फॉर्म डिफिकल्ट होगा क्या उससे टैक्स मिलता है क्या? नहीं, हतोत्साहित करते हैं, डिस्करेज करते हैं NGO को कि छोड़ो ये सब NGO FNGO। तो मान लीजिए कल को NGO समाप्त हो गई तो उसमें गवर्नमेंट को क्या लाभ होगा? गवर्नमेंट को घाटा होगा। गवर्नमेंट समझ नहीं रही है क्या है कि गवर्नमेंट NGO को बार बार जो तानाशाह टाइप का रूलर रहता है ना, जैसे इंदिरा गांधी थी, वो आई तो उसको हुआ, उसको कोई कह दिया इंदिरा गांधी को कि विदेश से पैसा ला के आपको सरकार को लोग गिरा रहा है, तो वो तुरंत FCRA लॉ में 2010 में अमेंडमेंट की थी। 76 हाँ। तो लेकिन जब फिर एक तो प्रधानमंत्री आए, इनको भी तख्ता पलट का डर है, और तख्ता पलट NGO वाला तख्ता पलट किए फिरता है। बताइए। एक NGO ने सर दिल्ली में सरकार बना ली, तब से NGO वालों के प्रति बाकी पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा, उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि NGO वाला सरकार बना लिया है, सो नहीं कह सकते। NGO देखिए, NGO तो परिवर्तनकारी है, परिवर्तन तो उसका नियम है, NGO का सिद्धांत रहा है कि परिवर्तन करेगा, परिवर्तन करेगा। दिल्ली में वर्तमान सरकार जिसकी चल रही है वो भी तो कभी NGO के माध्यम से ही काम किया करते थे।
देखिए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कभी कोई एनजीओ है तो भगवान तो है नहीं, बेईमान तो कोई हो सकता है। सरकार की मंशा है कि एनजीओ को, हम एक बात का हम पत्र लिखें, 14 पन्ने का पत्र प्रधानमंत्री को लिख दिए थे कि एनजीओ का विलेन बनने का काम नहीं, एनजीओ आपके सरकार के जो कार्यक्रम हैं उसमें कदम दर कदम मिलाकर चल सकते हैं और उससे देश को लाभ होगा। सारा एनजीओ जो है सो चोर है, बेईमान है। आपके पार्टी के सब लोग ईमानदार हैं और एनजीओ सब चोर बेईमान है। आपने देखा ही नहीं एनजीओ को, या देखते भी हैं तो एक्नॉलेज नहीं करते हैं। आप समझ में नहीं करते हैं कि एनजीओ कौन है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि देश में कितना एनजीओ है बताओ, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल सीबीआई ने सारे स्टेट को लिखा, इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें 2-3 स्टेट उसको डाटा नहीं दिया, केरला उरला तरफ का एनजीओ का डाटा नहीं दिया सीबीआई को, तो लिख दिया। तब सीबीआई एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि देश में 31 लाख एनजीओ, 2011 की बात है, तो रजिस्टर्ड है। सोसाइटी एक्ट में, सुन लीजिए ना, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट एक्ट और कंपनी एक्ट का उसमें गिनती नहीं है। अब इतना बड़ा संगठन समुदाय नहीं समझे, आई इसको आप उपेक्षा करना है। प्रधानमंत्री की गलतफहमी है, वो भ्रांति में है। प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं। ग्राउंड पर काम करने वाला सरकार के पास में आदमी है, बताइए तो। हम काम करेंगे जंगल में, जंगल के एरिया में, आदिवासी के बीच में काम करेंगे, हम पहाड़ पर काम करेंगे, हम फार फ्लंग एरिया में काम करेंगे। सरकार घर में डिलीवरी दे सकती है, सर्विस दे सकती है, तो छोटा मोटा एनजीओ ही देता है ना। तो उस पर इतना जो है सो कानूनी बोझ डालने का कौन काम है। इतना मोटा फॉर्म दे दिया है ना कि हम लोगों को तो ऊपर से आया डायरेक्शन की फॉर्म कम से कम 10,000 रुपया फीस लिया जाए, नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं कीजिए। हाँ, डॉक्टर गिरीश आहूजा, डॉक्टर सीए गिरीश आहूजा आए थे तो हम गए थे। कल भी सेमिनार है इंस्टीट्यूट का, कोई होटल में, एजुकेशन रोड में, कौन होटल है, कल भी नेशनल सेमिनार है, 2 दिन का सेमिनार है। तो इसलिए ये सब बात हम लोगों को सेमिनार में बताया जाता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जब लोग काम करेगा, जब उस पर फॉर्म भरेगा, तब समझ में आता है। तो हम यहाँ लड़के हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम भरवा दे रहे हैं सबको। और इस तरह का कोई परिवर्तन आता है तो हम व्यापक स्तर से अध्ययन करते हैं और स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं। तो इसलिए 10BB एक समस्या है। 10BB तो आज की समस्या है, और 2016 जब से इनकी सरकार बनी है, 2016 से इन्होंने एनजीओ को जो सारे फॉर्म में, एनजीओ के सारे जो भी फॉर्म आप रिटर्न भरते हैं, जैसे ITR 7 जब उस समय आया था। देखिए, कोरोना के समय इन लोगों ने जो है ना, देखिए ये लोग कुछ नहीं सोचते हैं। कोरोना के समय में व्यापक परिवर्तन हुआ एनजीओ के इंडियन लॉ में, फॉर्म भरने में, डेट बढ़ाने में, तो वो रिन्यूअल करने के लिए 10B ले आए। कोरोना पीरियड में 10B आया, और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो नहीं रहा था, ताकि वो आता ही नहीं था OTP वगैरह, वो शुरू नहीं किया, आखिर फिर लास्ट डेट आ गया। मतलब एनजीओ वाले के साथ जो अन्याय कर रही है सरकार, उपेक्षित। अगर एनजीओ को साथ ले तो आज विकास की रफ्तार बढ़ जाए। सर 2010 में एक बार कहा गया कि 80G और 12A आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहेगा, तो लाइफ टाइम क्या 5 साल होता है? क्या है ना कि हमारी मैडम है, ये बहुत कड़ा आदमी है मैडम सीतारमन जी। हाँ, निर्मला सीतारमन जी ना, रिन्यूअल लो। वो बोझ देना चाहती है एनजीओ पर कि एनजीओ टूट जाए और एनजीओ बंद हो जाए। वो एनजीओ सेक्टर को बंद करवाना चाहती है वित्त मंत्री। उनका रवैया भी है, वो बोलती भी है उसी अंदाज में कि एनजीओ, अरे एनजीओ के साथ में कुछ हो नहीं दिया है, चाहे CSR फंड आएगा, इतना कंपनी से पैसा आएगा, वो हम लोग काम करते हैं तो समझ में आता है ना।
कि CSR फंड का सारा पैसा PM केयर फंड में ट्रांसफर हो रहा है, ये लोग अपने खर्च कर ले रहा है, NGO को कुछ मिल ही नहीं रहा है कहीं से, और जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे वही बंद है। अभी लोग क्या करता है देखिए, अब इन लोगों को कुछ नहीं कह सकते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ भी ED आ जाएगा, CBI आ जाएगा, सुन लीजिए सीधा बात। इसलिए डर के रहिए, NGO वाले डर के रहो इस सरकार से, क्योंकि तुम पर कितना फंदा लगा दिया तुम पर। हम जानते हैं कि 100 में 2 आदमी गलत भी करता है हर क्षेत्र में, लेकिन 2 आदमी को रोकने के लिए 100 के 100 आदमी 98 आदमी को सजा दे देना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ही सो कही है कि गांव के क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच में, जो काम करने वाला महिलाओं के बीच में, आदिवासियों के बीच में NGO जो लोकल संगठन होता है, उस जगह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी पर्टिकुलर जगह का। हम पहाड़ पर गए, वहाँ भी हमको NGO मिलता है। जो पहाड़ पर सरकार की कोई सुविधा है? कुछ नहीं है। अब कोई बीमार पड़ जाएगा तो कौन दिखावेगा? तो वो NGO वाला सब दिखाता है। अब उन लोगों को दुख दे रहे हैं सरकार। देखिए, NGO वाले के साथ ये नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय, हम गए भी थे, गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा था। तो गृह मंत्रालय गए तो वहाँ के जो मंत्री थे नित्यानंद राय, हमसे मिले। हमने कहा कि आपने तो अनर्थ कर दिया, आपने तो FCRA का जो रिन्यूअल का डेट निकाल दिया और वो अप्लाई करने का कोरोना पीरियड में कोई छूट नहीं दिया, सब का सब कोई भी कॉम्प्लाइंस कर नहीं पाया, सबका FCRA कैंसिल हो गया। नित्यानंद राय ने कहा कि आप सबका नाम नोट करके ले आइए, हम सबको फिर से FCRA रजिस्ट्रेशन दे देते। सुनिए, मतलब ये सरकार बिना सोचे समझे काम करती है। सर, FCRA में पहले जो था कि किसी भी बैंक में आप अकाउंट खोल लीजिए और मिनिस्ट्री के गाइडलाइन पे चलता था, लेकिन अचानक इन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट स्ट्रीट में SBI है, उसी में अकाउंट खोलना। देखिए, ये लोगों को कोई सिस्टम नहीं है। कोई दिमाग में कान में कुछ कह दिया, फिर उसको लॉ बना दिया। कोई कान में कुछ कह दिया, उसको लॉ बना दिया। तो हम आपको देख ही रहे हैं ना कितना परिवर्तन हुआ है कोरोना काल से लेकर अभी तक। NGO के इनकम टैक्स के रिटर्न में ITR 7 फाइल करने वाला तो अब भाग्यशाली व्यक्ति होगा। हाँ, ज़्यादातर लोग तो ITR 5 में मूव कर गए, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन तो बचा नहीं, और ITR 7 भरने के बाद तुरंत लगा कर दिया जाता है। CSR ग्रांट में, या तो हम लोगों के पास में तो कोई ग्रांट बचा नहीं, CSR ग्रांट बचा है। वो भी CSR ग्रांट भी PM केयर फंड में चला जा रहा है। तो NGO की स्थिति दयनीय है। NGO अब अपना कुछ बिजनेस भी करें, क्योंकि सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार हरास कर रही है, हरासमेंट, ये टॉर्चर कर रही है ना, ये फॉर्म 10BB टाइप का रेगुलेशन ला करके। इसको तो ऐसा बनाना चाहिए था कि इनके अपने भर के लोग दे दे। तो प्रोफेशनल के पास जाइएगा तो हम कहेंगे कि 10,000 रुपया लेंगे, नहीं जाइए ना, फालतू बहुत इंफॉर्मेशन कंपाइल करना पड़ता है। और जिसके पास ग्रांट नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेचारा 10,000 देगा कहाँ से? उसको भी देना है, उसको भी रिटर्न तो फाइल करना ही है ना। इजिबिलिटी साबित करने के लिए रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये सब बात है। देखिए, NGO सेक्टर को डुबा के छोड़ दिया है। सर, एक तरफ NGO जब कोई प्रोजेक्ट लेती है तो उसके साथ मैंडेटरी किया जाता है कि 10% ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो और नेता लोग जब कहीं काम करते हैं तो उनके लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है? प्लस इनके लिए है कि एक दिन ओथ लेंगे तो जीवन भर जब तक जीवित है तब तक फंड लेंगे। तो ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो भारत पे थोपा गया है, नेता लोग इसीलिए सब नेता बनना चाहता है, इसीलिए अपना मनमानी करने के लिए भ्रष्टाचार और लूट में सब शामिल होना चाहता है। क्या कीजिएगा, मानवीय गुण है ये, अवगुण कहिए, मानवीय अवगुण, अधिक लोग इसी में शामिल हैं। तो अखबार वाला, हम तो मेंटली अखबार वाला सबको समझ में नहीं आता है कि
सरकार का चमचागिरी करते रहता है। हम पढ़ते रहते हैं, अखबार भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्या कि सभी के सभी बिके हुए हैं, अपने सामाजिक दायित्वों का कोई भी परवाह नहीं करते। अखबार में जो है सो चिराग पासवान आज हाजीपुर में, फलना नेता आज पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना, क्या खबर छापता है। अखबार में एक भी विकास की खबर नहीं है, चमचों के खबर से भरा हुआ रहता है। उमेश कुशवाहा का खबर कि नीतीश जी फिर जीतेंगे, अजूल फजूल खबर जिसका कोई रिलेवेंस नहीं, जिसका कोई जनता से सरोकार नहीं, वो सब खबर छापता है। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जो है सो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला चल रहा है, ये छापने का किसी को फुर्सत नहीं। हम कितने अखबार को भेजे लिख लिख करके, कोई नहीं छपता। नीतीश विरोधी नहीं है, सबसे बड़ा क्रिमिनल पटना का अखबार वाला सब है, जो जातीय वाला सर्वेक्षण में जो लिखता है, पन्ना का पन्ना भर देता है। कौन ने क्या जात के बारे में कहा, ये अखबार वाला सामाजिक दुष्भावना दुष्प्रचार कर रहा है और समाज में आग लगा रहा है। पढ़िए ना अखबार में कुछ खबर निकलता है, कोई विकास का खबर है, खाली जाति का खबर। तो फलना नेता फलना मंत्री ये आए वो गए, जो कुछ खबर है वो सब झूठा खबर। सर इसका मतलब आज के दिन में जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ थे वो चारों के चारों भ्रष्ट और करप्ट हो चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा तो मानना है, मेरा मानना है। कोई अखबार वाला ऐसा नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार के विरुद्ध में लिखे। बिहार में है तो बता दीजिए। कोई भी अखबार वाला ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में लिखने का साहस करे। अगर करेगा तो जेल में रहेगा। तो देश में प्रजातंत्र रही नहीं। तो एनजीओ को आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग अब उठिए, अब आप अपने घर से निकल जाइए। हर जगह जो है सो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का नंगा नाच देखना है तो थाना में चल जाइए, सीओ ऑफिस में चल जाइए, बीडीओ ऑफिस में चल जाइए। और जब से ही सरकार बदल गया, उधर गए। बिहार में दिन भर नेतागिरी होता है। वो उसके साथ, वो जात उसके साथ, वो उसको तोड़ के ले आया, वो उसको किया। यहाँ शिक्षा विभाग का नौटंकी सब देख ही रहे हैं। इतना एडमिशन हो गया कि 22 लाख लोगों को निकाल दिया। क्या था, डमी एडमिशन लिए हुए। अब जब आप ये समझ सकते हैं कि एडमिशन में ही सब हो रहा है, तो न जाने कौन कौन चीज में क्या क्या हो रहा होगा। हमारे बिहार की स्थिति है कि यहाँ अंकेक्षण जो आंतरिक नियंत्रण है, सो कोई जो अनुवेशन होता ही नहीं है। यहाँ पर कोई निगरानी व्यवस्था नहीं है। सर ये जो नेता लोग ठीक चुनाव के पहले घोषणाएं कर देते हैं कि हम ये करेंगे, ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे, तो ये लोग पहले बताते नहीं हैं। कानून पर भी हमको अंगुली उठाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जातीय जो चौथी में जनगणना में अपना दिखला दिया कि हम जो है हम लोग भी बिके हुए हैं। हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। जब वो सुप्रीम कोर्ट गया तो फिर उसको पटना हाई कोर्ट के हारे भेजिए। अभी हम ठहरिए, अभी रुकिए, उधर जनगणना हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मंशा बताइए ना, क्या था ये जातीय जनगणना के ऊपर में। जब वहां पर गया तो कहा रोक करके, जब पटना हाई कोर्ट ऑलरेडी रिजेक्ट किए हुए था, तब वो गया दिल्ली तक, कहा कि ना फिर पटने में चला। और जाति जनगणना करवाने में सुप्रीम कोर्ट सहयोग किया। सही समय पर डिसीजन नहीं देता है, इसलिए देश में एक से एक घटना घट जाती है। न्यायालयों पर भी हाथ अंगुली उठाना पड़ेगा। सर इस जो जातीय जनगणना बिहार में हुई, ठीक इसी प्रकार की जातीय गोलबंद एक बार लेबनान में हुई थी, जिसका खामियाजा ये हुआ कि वहाँ के मूल ईसाई वहाँ से गायब हो गए और इस्लामिक स्टेट बन गया। वो यहाँ भी होने वाला है। सुनिए, इन लोगों को कुछ मालूम है जी? है इन लोगों को, देखिए इन लोग जानबूझ के छोड़ देता है। अभी जो फुलवारी शरीफ में वो सब धराया है PFI वाला सब, ये आज का मामला है। ये कितना दिन से हो रहा है। बिहार पुलिस अंधी है क्या? यहाँ पर कोई विजिलेंस और कोई गुप्तचर विभाग नहीं है क्या? है जो यहाँ पर मियाँ सब पटना में मनमानी किया। ये तो मुसलमानों को तो यहाँ सर्वे सर्वाधिकार मिला है ना सर। क्या है ना कि हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि देश किधर जा रहा है।
अब मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि आदमी अब अकेले हो गया, बस शरीर और आत्मा की बात कीजिए, समाज को तो खत्म कर दिया। कौन काम है जातीय जनगणना की? रामभद्राचार्य जी कहे, नीतीश, तेजस्वी, हम सबसे बड़का मेंटली करप्ट तो हम लोग ही है जो 9वां फेल आदमी है उसको अपना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मान लेते हैं। जो क्रिमिनल है सुरेंद्र यादव, 4 गो क्रिमिनल मंत्री अभी है, उसको हम लोग मंत्री बना के माथा पर बैठाते हैं, उद्घाटन करवाने के लिए बुलाते हैं। मतलब आप तो इंटेलेक्चुअल जो है ना, या तो डरपोक है या स्वार्थी, अपना से हित साधने में लगा हुआ है। वो अपने को देश के लिए नहीं सोचता है, समाज के लिए नहीं सोचता है, सिर्फ अपना परिवार के लिए सोचता है। इंटेलेक्चुअल जिसके कारण ये तमाम फटीचर लोग, अशिक्षित और अपराधी लोग हम लोगों पर राज कर रहे हैं। लालू यादव की क्या हैसियत, क्या विशेषता है लालू यादव की? नीतीश कुमार की क्या विशेषता है? जात में उलझ करके ये एनजीओ के हम लोगों को चाहिए कि गांव में, लेकिन नहीं फर्क पड़ेगा। नेता सब इतना आश्वस्त है जातीय फार्मूला से, बात भी है। तो सर यहाँ तो स्पष्ट है ना, 17% मुसलमान और 14% यादव बताया गया, और बाकी मुसलमानों में सर 72 जातियाँ हैं, लेकिन वहाँ नहीं दिखाया गया कि वो 72 में कौन कौन से हैं। लेकिन हिंदू नहीं है, कहिए 83%, लेकिन हैं आप कुछ नहीं, आप तो 0% हैं, 0.1% हैं, 6% हैं। समाज भी खंडित हो गया। सुनिए, अब नहीं बचा ये एनजीओ को भी हम देखते हैं, एनजीओ वाले भी हिंदू मुसलमान के विरोध में, पक्ष में लड़ते रहते हैं। जिस एनजीओ को चाहिए कि सामाजिक सद्भावना कैसे कायम हो, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख करके सब तंग करता है। हमको सब कहा कि बंद कर दीजिए, खाली आप जो पोस्ट कीजिएगा कि हम ना लोगों का ओपिनियन भी जानना जरूरी है। लोगों का ओपिनियन खराब हो गया है, हर चीज़ में हिंदू मुसलमान हो गया है, जो देश को बहुत हानि पहुंचाएगा। यही बात कहना चाहते हैं। इनकम टैक्स का ही काम में, लॉ में परिवर्तन, FCRA लॉ में परिवर्तन, और रहा एनजीओ सब नहीं चला सकता है। एनजीओ के लिए चाहिए मेरिटोरियस आदमी चाहिए, मेरिट पर्सन चाहिए, प्रॉम्प्ट आदमी चाहिए, जिसको सब्जेक्ट का सोशल साइंटिस्ट चाहिए, रूरल मैनेजमेंट चाहिए, डेवलपमेंट मैनेजर चाहिए, जिसको हाँ जो हमेशा कंप्लायंसेस पे ध्यान दे। और कंप्लायंस का मामला जो है तो वो तो जैसे कि इनकम टैक्स का है, जैसे FCRA का है, या हम लोग सोसाइटी में किए हुए सोसाइटी रजिस्ट्रार को भी रिटर्न देते हैं, कंपनी में किए हुए हैं तो रजिस्ट्रार कंपनी को भी रिटर्न देते हैं। लेकिन मुख्यतः जितना भी एनजीओ है सोसाइटी एक्ट या ट्रस्ट एक्ट में है, कंपनी एक्ट में कम ही है। तो सबसे बड़ी बात है कि रिटर्न प्रोसेस करना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब सब कुछ चेंज हो गया। हम इस बात को खुल के बात करना चाहते हैं। एनजीओ वातावरण बदल गया। आप तो कुछ जानिए कि पहले गवर्नमेंट का निकलता था कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट, कभी भारत सरकार महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय का प्रोजेक्ट निकलता था। कई मंत्रालय प्रोजेक्ट निकालते थे, अब तो नहीं निकलता है ना। तो अब क्या कि CSRA गवर्नमेंट हम लोगों को छोड़ देगा, छोड़ा इस सबको। CSRA फंड में ठीक था। अब CSRA फंड को अप्रोच कैसे करें, तो उसके लिए तो ये सब चीज जो इनकम टैक्स का रिटर्न अप टू डेट रहना चाहिए, है कि नहीं। अब ऐसा कीजिएगा तो इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं होगा तो CSR फंडिंग क्या करना जाएगा। MCA पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नीति आयोग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद आपका लेटर पैड भी आपकी, हम तो ये देखते हैं कि 99% एनजीओ का लेटर पैड नहीं है जो दूसरे को इम्प्रेस कर सके, जिसको देखने से ये लगे कि हाँ ये कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन आया है। तो हम यहाँ करते हैं, लोगों का लेटर पैड बनाते हैं, लोगों का लोगो बनाते हैं, स्लोगन्स के साथ में लोगों को लेटर हेड अवेलेबल कराते हैं, विजिटिंग कार्ड अवेलेबल कराते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल,
हम करीब 20-25 पन्ने का एक प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव और कुछ इंफॉर्मेशन सब दिया हुआ रहता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट लेटर लिखते हैं। सुनिए, अब हम ये लेटर लिखें, कॉन्सेप्ट लेटर, सब्जेक्ट, इशू क्या है आपका? इशू है लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स है। अभी आदिवासी के इतना गांव में खाना उना कैसे खाएगा लोग, पौष्टिक आहार कैसे मिलेगा, तो उनका बनाया गांव का प्रोजेक्ट कि गांव में हमको इतना बेनिफिशियरी है, इसको ये सब चीज़ हमको प्रोवाइड करना है। तब कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया। कॉन्सेप्ट नोट एक फॉर्मेट होता है जिसमें जस्टिफिकेशन, व्हाई दिस रीजन इज जस्टिफाइड, ये हमको साबित करना पड़ता है, यही कारण क्यों, तो हम लोग साबित करते हैं। ONGC को लिख कर दिए थे तो 12 लाख रुपया दिया भी ONGC, वहाँ वो पटना सिटी का वो है कंगन घाट, मतलब तो गंगा पर काम किया है। CSR ग्रांट के लिए क्या है ना कि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस है। NGO को चाहिए, हालांकि इसको कहिए कि इस तरह का एक प्रोफेशनल चाहिए, सब नहीं लिखना पाएगा, जस्टिफाइड करना है। इसमें सोशल साइंटिस्ट ये काम कर पाएगा बढ़िया से, रूरल इकोनॉमिस्ट भी काम अच्छा से कर पाएगा, तो इन लोगों के भी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए NGO को चाहिए कि खाली रुपये पैसे के चक्कर में नहीं रहें। गांव में, समाज में जो इस तरह के लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, टेक्नोक्रेट हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन लोगों को भी अपना एक पैनल बना लें। ये हमारे पास में एक पैनल है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एडवाइजरी कमेटी आपके पास में है कि नहीं, उस असली एसेट हमारा वो है। आपके पास में वॉलंटियर है कि नहीं, हमारा एसेट है। ये सब चीज़ हम प्रोफाइल में दिखाते हैं कि हमारे पास में ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ें हमारा इतना वर्थ है, स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या है, हम क्या क्या सर्विस देते हैं, ये सब चीज़ डिफाइन करके बनाते हैं। उसके बाद हम लोग 3 से 4 पन्ने का कॉन्सेप्ट नोट लिख करके ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में लगा के उसको भेज देते हैं, स्पीड पोस्ट कर देते हैं। जो 4-5 वो कंपनी आप लिखिए ना गूगल में कि कंपनी अंडर CSR या कंपनी PSU अंडर CSR, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर CSR, तो आपको भारत सरकार का जितना अंडरटेकिंग है सब खुल जाएगा। उसका एड्रेस 4-5 वो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बिहार में हैं, झारखंड में हैं, जिसका जैसे कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को भेज दिए हैं, जैसे NTPC को भेज दिए, कोल इंडिया को, इस सब को जो है ना तो भेज दिए, तो आपको यहाँ से ग्रांट, CSR ग्रांट मिलने का संभावना होता है। कॉन्सेप्ट आपका अप्रूव हो गया, उसके बाद वो लोग DPR मांगता है आपसे। तरीका बदल गया। सोशल मीडिया में अपनी उपस्थिति होनी चाहिए। इनकम टैक्स का लॉ है, ये सब खैर कोई बात नहीं, हम लोग हैं, लेकिन इतना टफ करने का कोई मतलब नहीं है। अब हाथ में कलम दे दिए तो लिखते लिखते जो इच्छा होगा हमसे इंफॉर्मेशन मांग लीजिएगा, हैं? तो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन मांगना चाहिए। बेवजह लिंगरिंग करके चाहते हैं कि लोग को हरासमेंट करना चाहते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा साहब। जानिए NGO के बारे में, हम ही से जानिएगा। इसलिए तो आपको कष्ट देने के लिए हमेशा चले आते हैं आप।